हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की जो अब तक की हमारी सीरीज चल रही थी एम लक्ष्मीकांत की, उसमें हमने 2 अधिनियम कवर किए थे। अब हम नेक्स्ट अधिनियम की तरफ चलते हैं और वो अधिनियम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1783 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, तो ठीक है, तो इसने कंपनी के राजनीतिक और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, तो हम समझते 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहला क्या किया, कंपनी के जो कार्य थे उनको 2 भागों में बांटा। ठीक है, कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांटा। पहला क्या था, राजनीतिक कार्य। ठीक है, पहला था राजनीतिक कार्य, दूसरा था व्यापारिक या वाणिज्यिक, है ना, व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य। ठीक है, तो अपन ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि उन्होंने व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था, जो गवर्नर जनरल से सलाह ले, मतलब गवर्नर जनरल से सारी इंफॉर्मेशन लेकर ब्रिटिश संसद को पहुंचाती थी। ठीक है, तो व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य के लिए तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, और राजनीतिक कार्य के लिए एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसे क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, व्यापारिक कार्य के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि अपने हाथ में शक्ति को रखना, अपने कंट्रोल में किसी चीज को रखना। ठीक है, तो राजनीतिक यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसके तहत क्या हो गया, कंपनी के जो काम थे उनको 2 भागों में बांट दिया, और 2 भागों में बांटने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, द्वैध शासन। क्या कहेंगे, द्वैध शासन। यानी कि कंपनी में क्या लग गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। ठीक है, फिर इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था वो क्या था, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पहली बार कंपनी अधीन क्षेत्रों को, पहली बार कंपनी अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। पहली बार कंपनी अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो क्या था कि सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों और इसके शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यानी कि पहला तो ये था कि पहली बार कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे जिन पर कंपनी का कब्जा था, अब उन क्षेत्रों को क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। दूसरा ये था कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। क्या हुआ, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अधिनियम था वो आया अपना 1786 का अधिनियम, जिसे हम ये इसलिए लाया गया था, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ ना। 1786 में कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। क्या रखी उसने, कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार दिया जाए। दूसरा, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो अपन सेकंड जो अधिनियम है वो है 1786 का अधिनियम। क्या है, 1786 का अधिनियम।
ये अधिनियम क्यों लाया गया था? क्योंकि जो कार्नावालिस था उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करना था, लेकिन उसकी डिमांड थी कि गवर्नर जनरल नियुक्त करने के लिए उसे जो 1773 में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल जो निर्मित की गई थी ना, उसके निर्णय को न मानने अथवा मानने की उसकी खुद की स्वेच्छा हो ना, यानी कि उनके निर्णय क्या होने चाहिए? सलाहकारी ना। तो क्या था? गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल के निर्णय सलाहकारी होने चाहिए, सलाहकारी है ना, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी दूसरी डिमांड क्या थी कि सेनापति का पद, सेनापति का पद, कमांडर इन चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को दिया जाए, यानी कि कार्नावालिस को, ठीक है। तो ये था 1786 का अधिनियम। इसके बाद आपका, हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं 1793 का चार्टर कानून, है ना। तो इसमें क्या किया गया था? 1793 के चार्टर कानून में सभी गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल्स के जो निर्णय थे, यानी कि जो 1773 में जो 4 सदस्य काउंसिल बनाई गई थी, उनके निर्णय को मानने या न मानने की शक्ति सभी गवर्नर जनरलों को दे दी, और बंबई और मद्रास पर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक कठोर हो गया, और कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। क्या अर्थात क्या था कि जो ब्रिटिश नागरिक थे वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी को था, और कंपनी के इस एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के अधिनियम से। दूसरा, सेनापति का जो पद 1786 में था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य होने की जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दी गई, यानी कि सेनापति, पहले ये होता था कि जो या तो गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य ही सेनापति हो सकते थे, तो उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। और बस शर्त ये थी कि अगर वो व्यक्ति उसी पद पर नियुक्त किया गया, काउंसिल में सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ही वो रह सकता था, बाकी ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसने ये व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो हमने 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा था ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। क्या प्रावधान किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है चार्टर कानून 1813, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार के सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तभी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। 1813 का चार्टर अधिनियम ना, 1813 का अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था की गई? 1793 में जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था 20 वर्षों के लिए, उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, ठीक है। तो एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी सिर्फ कंपनी के पास था, ठीक है। अब इसके बाद क्या, जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और जब ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो भारतीय जनता है उनको वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ईसाइयों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। तो दूसरा इससे क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति।
और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अगर उन्हें अपना माल बेचना है तो फिर यहाँ के लोगों को उनके जैसा बनाना होगा, और उनके जैसा बनाने के लिए उन्होंने ईसाइयों को यहाँ पे भेजा, ईसाई धर्म के लोगों को, मतलब उनके जो मिशनरीज और वो थे, ताकि वो भारत में प्रचार प्रसार करें। और उन्होंने क्या कहा था कि इस कानून ने ईसाई मिशनरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, यानी कि भारत के लोग बुद्धिमान नहीं है तो आप जाओ और उनको बुद्धिमान बनाओ, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो क्या हुआ 1813 के अधिनियम से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ना, कि एकाधिकार समाप्त कर दिया कंपनी का, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। दूसरा, ईसाइयों का धर्म प्रचार करने की अनुमति। तीसरा क्या हुआ इन्होंने? तीसरा था भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार। भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी कि 1813 के अधिनियम से 1813 के अधिनियम से अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, और उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था, सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का उन्होंने शिक्षा के ऊपर प्रावधान किया था। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या था, स्थानीय जो सरकारें थी, चौथा क्या था, उन्होंने 1813 के अधिनियम से क्या प्रावधान किया था, स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया, कर लगाने का अधिकार, और अगर कोई कर नहीं चुका पाता हो तो दंड का भी प्रावधान किया। समझे आप? 1813 में स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। अगर कोई व्यक्ति कर नहीं चुका पाता था तो उन्हें दंड देने का अधिकार भी स्थानीय सरकारों को दिया गया। मैं आपको स्टार्टिंग से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से समझाती हूँ ना। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के अधीन 2 बदलाव किए गए। पहला, राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। दूसरा, व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसी से कंपनी में द्वैध शासन आया। ठीक है, फिर पहली बार कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, और कंपनी पर नियंत्रण और अधिक कठोर हो गया। ठीक है, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, फिर आता है अपने पास 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के निर्णय थे वो सलाहकारी, 1786 का अधिनियम है ना, ये कार्नावालिस के कारण आया था, और उसमें जो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के निर्णय थे उन्हें सलाहकारी रूप से गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी कि वो चाहे उनके निर्णय को माने चाहे ना माने, और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को सौंपा गया था। ये कार्नावालिस की डिमांड पे आया था, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जो किताब में दे रखा है तो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है 1793 का चार्टर कानून। इसके अंदर ये था कि सभी गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल्स के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और बम्बई मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी उनके ऊपर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण और भी अधिक कठोर हो गया। ठीक है, फिर कंपनी का एकाधिकार जो था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। साथ ही सेनापति जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य थे वही सेनापति बन सकते थे, तो उस शर्त को भी हटा दिया कि अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये प्रावधान किया गया था कि काउंसिल्स के जो सदस्य अगर उन्हें सेनापति ही नियुक्त किया गया है तो फिर वो सेनापति रह सकते थे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना ये तय किया गया था। ठीक है, फिर आता है अपने पास 1813 का अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, और इसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी शुरू किया उन्होंने, और स्थानीय सरकार जो थी उनको भारतीय लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया, और अगर कोई व्यक्ति कर नहीं चुका पाता था तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार दिया गया। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।